नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीड इंडिया न्यूज़ में। मैं आपके साथ सिमरन चोक। आज हम बात करेंगे नोटबंदी पर और हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आप बीजेपी के अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, आपने राजनीति में जब से शुरुआत की है तब से आज के माहौल में काफ़ी बदलाव आ चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति समसामयिक विषय है। जब जब जो चीज़ें होती हैं वो समाज और राजनीति में परिलक्षित होती हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस और नॉन कांग्रेस सरकारों की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक संयुक्त सरकार के रूप में वो आए और हमारा देश जो परमाणु परीक्षण करने की स्थिति में था, लेकिन उनसे पहले उस बटन को दबाने का, परीक्षण को करने का जो साहस लोग नहीं जुटा पा रहे थे। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण टेस्ट किया, देश और दुनिया ने देखा, प्रतिबंध लगे। प्रतिबंध लगने के बाद 2 साल जब दुनिया को ये लगा कि टेक्नोलॉजी और दूसरी सहायता नहीं मिलने के बाद भी भारत अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है, तो सब चीज़ें खत्म हुई। उसके बाद एक लंबे समय सीमा सन 2004 से 2014 काल की हम बात करें तो हमारे देश में भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे कार्य हुए जिनकी पूरी दुनिया में गूंज रही है। चाहे वो कोलगेट हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे CWG का मामला हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का मामला बना रहा। और उसके बाद 2014 में करीब 1000 साल के बाद इस देश में बहुसंख्यक समाज के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को इस देश की जनता ने इस देश का प्रधानमंत्री चुना। ना केवल यह देश बल्कि पूरी दुनिया, अमेरिका, चीन और जापान, रूस, सबने मोदी जी के नेतृत्व को सराहा और अपने देश में उनका रेड कारपेट वेलकम किया। ये एक उपलब्धि बड़ी रही। आपके इस राजनीतिक जीवन का सबसे चुनौती भरा दौर कौन सा रहा? आपातकाल, जब लोगों की सभी संवैधानिक जो उनके अधिकार थे उनका हनन किया गया और इस देश के जो नागरिक हैं उनको बिना कारण जेलों में डाला गया और लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर भागते रहे। तो वो एक देश के इतिहास में एक काला धब्बे के रूप में रहा। जी, जैसे कि आज का सबसे मुख्य नोटबंदी है विषय, तो इस पर कई लोगों ने इसका विरोध भी करा और साथ ही साथ इसको सही भी माना। तो आपको क्या लगता है, कितना ये सही है और कितना लोगों तक ये सही पहुंच रहा है और गलत भी पहुंच रहा है? देखिए, समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो लोग तरह तरह की उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। हमारा जो विरोधी पक्ष है सारा, ये एक बहुत अच्छा जो कार्य है आतंकवाद को और ये जो काला धन है जो विदेशों में चीन और पाकिस्तान जो जाली नोटों की खेप थी, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, एक पैरेलल इकोनॉमी को झटका देने के लिए और जो पैसा है, पैसा सरकार तक पहुँचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की ज़रूरतों के काम पर लगे, इसके लिए ये कार्य किया गया। अब जब भी कोई बड़ा कार्य किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। इस देश के लोग लाइन में लगकर, कुछ लोगों को मामूली दिक्कतें हुई, लेकिन लाइन में तो हम लोग लगते ही रहे हैं। पहले कभी हम राशन के लिए लाइन में लगते थे, मुझे ध्यान है जब हम छोटे थे तो DMS के बाहर दूध की लाइन में लगा करते तो लाइन लगना एक अलग इशू है। लेकिन जब देश की और देश इसकी हित की बात आती है तो छोटी मोटी असुविधाएं हैं, कोई मायने नहीं रखती। तो आज इस 8 तारीख के बाद जितने भी उपचुनाव या जितना भी वो हुआ है तो लोगों ने इसको सराहा है और उसका परिणाम भी आज लोगों के सामने है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ब्याज दर कम होंगी और हमारा जो इनकम टैक्स है उसकी रिबेट बढ़ेगी, उसके स्लैब कम होंगे और देश एक नई दिशा की तरफ जाएगा। और आज जो टैक्स पेयर्स की जो जमात है उसमें बढ़ोतरी होगी और जब उसमें बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम स्वरूप जो टैक्स स्लैब है उसमें भी कमी आएगी। जो मोदी जी ने जनता से 50 दिन का टाइम मांगा है इन सब चीज़ों को सही करने के लिए, तो अभी तक तो कोई आसार नज़र आ नहीं रहे सही होने के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज बैंकों के बाहर कोई लाइन नहीं है,
तो लोग अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। अब छुटपुट तो जो घटनाएं हैं वो हमेशा चलती रही हैं, चलती रहेंगी, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कमोबेश जो 50 दिन की उन्होंने बात की थी, आज करीब 40-42 दिन हुए हैं, लेकिन आज बैंकों में कोई लाइन नहीं है, कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत आपाधापी कोई इस तरह की खबर टीवी के माध्यम से, और हम अब वैसे भी बैंकों में अपने आसपास देखते हैं, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत इस वक्त आ नहीं रही। जो AIMIM के जो मुखिया हैं ओवैसी साहब, उन्होंने ये बोला है कि मुस्लिम एरिया में पैसा नहीं जा रहा है, और उन्होंने कुछ हैदराबाद के उदाहरण भी दिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में कुछ बोलना बेईमानी है। जो लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, जो लोग देश को अपना देश नहीं मानते हैं, और जो अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए अनाप शनाप फूल जलूल बयान देते हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनके बारे में कुछ बोलना का कोई अर्थ होगा। जी, राहुल गांधी ने जो PM मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उनको काफ़ी ज़्यादा गलत गंभीरता से बोला है, तो आपको लगता है कितना सही और कितना गलत है? मुझे समझ नहीं आता कि जो आदमी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो सरकार, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। पूरी दुनिया और देश जानता है, इस देश ने कोलगेट को सहन किया है, 2G को सहन किया है, CWG को सहन किया, जिया जी को भी झेल रहा है ये देश। तो करोड़ों करोड़ अरबों रुपए के घोटाले करने वाली कांग्रेस सरकार के राहुल बाबा जब भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। और आज नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद इतनी पारदर्शिता पूरे देश के कार्यक्रमों में आई, और जिस प्रकार लगातार वो भ्रष्टाचार से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उनको साथ लेना चाहिए, और ना कि इस प्रकार की ओछी हरकत करनी चाहिए। LG साहब ने जो इस्तीफा दे दिया है अपना, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो टकराव है वो कम हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जब तक अनार्किस्ट स्वयंभू अनार्किस्ट केजरीवाल जी संविधान के विपरीत कार्य करेंगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बनती है कि जनहित में वो नए नए कानून और नोटिफिकेशन लाए। करीब 22 महीने आज इस सरकार को बने हुए हो गए। 16 बिल, 52 नोटिफिकेशन जो विधानसभा में आए, संविधान विरोधी कार्य करने की वजह से आज वो रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं। और गवर्नेंस का जहाँ तक सवाल है, तो आज पूरी दिल्ली और देश केजरीवाल जी की काट की जो हड्डियाँ है वो एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा चढ़ने के आसार अब नहीं है। जैसे कि मनोज तिवारी जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज तिवारी जी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने का हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी जो पूर्वांचल की है, जिसमें बिहार के और पूर्वी यूपी के प्रवासी जो लोग हैं, उनका कुछ झुकाव उनके आने की वजह से, उनका समर्थन भी भाजपा को जो बढ़ेगा, तो उससे भाजपा का जो वोट बैंक है उसके अंदर कहीं ना कहीं विस्तार होगा, इसका लाभ अल्टीमेटली पार्टी को मिलेगा। ओम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।